नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत पाठ संख्या 12 कंचा। ये एक कहानी है और इसके लेखक है टी पद्मनाभन। आज हम इस कहानी का आगे का भाग पढ़ने वाले हैं। हमने इसके पूर्व अंश में पढ़ा कि अप्पू जो इस कहानी का नायक है वह अपनी किताबों की दुनिया में खोया हुआ विद्यालय की ओर आता है कि साथ साथ उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ती है। दुकान में बहुत ही सुंदर रूप से सजाए गए कांच के जार में कंचे रखे हैं जो उसका ध्यान खींच लेते हैं और उसी के आकर्षण में खोया हुआ अप्पू दुकान में पहुंच जाता है और उसके सुंदर कल्पना लोक में संसार या कल्पना संसार में वो गोते लगाने लगता है। लेकिन दुकानदार उसे डांट देता है जिससे वे वापस अपनी हकीकत में आता है। तभी उसे आभास होता है कि विद्यालय की घंटी लग चुकी है, लेकिन उसका मन अभी भी उस सुंदर कंचे के संसार में ही खोया हुआ था। वह इसी उधेड़-बुन में कक्षा में पीछे आकर बैठता है और कक्षा में आकर बैठने के साथ ही उसकी कल्पना वापस साकार हो जाती है और वह कंचों की दुनिया में खो जाता है। मास्टर जी जो अपना पाठ पढ़ा रहे हैं भाप के इंजन से जुड़ा हुआ, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं है, तो मास्टर जी उसे समझ जाते हैं और उसे सजा के तौर पर बेंच पे खड़ा कर देते हैं। पूरी कक्षा में उसका मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन अप्पू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वह तो अपनी कक्षा के सबसे अच्छा खिलाड़ी जो कंचों का है जॉर्ज, उसके साथ अपने कंचे की दुनिया में खोया हुआ अलग अलग कल्पनाएं कर रहा है। अब यहाँ पर वह खड़ा है और कंचे खरीदने की बातें सोच रहा है कि अगर वो कंचे खरीदना चाहेगा तो किस प्रकार खरीदे। अगर किसी को शक हो गया और किसी ने उसे कंचे नहीं दिए तो उसे कंचे कैसे मिलेंगे? क्या मांगने पर दुकानदार उसे दे देगा या फिर जॉर्ज को साथ लेकर जाना पड़ेगा? अगर उसने नहीं दिए तो क्या होगा? इसी उधेड़-बुन में वह आगे की बातचीत मन में सोच रहा है कि अगर मुझे कंचे खरीदते हुए किसी ने देख लिया और किसी को शक हो गया और कुछ पूछ लिया तो तभी मास्टर जी ने उस 1 घंटे का जो उनका सबक था वो समाप्त किया। फिर वो अपनी दुनिया में वापस लौट आता है। क्या किसी को मेरे ऊपर शक होगा या नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? क्योंकि अप्पू ने अभी तक कभी दुकान से कोई चीज़ें नहीं खरीदी थी, इसलिए उसे मोल भाव करना नहीं आता है और इसी कारण उसमें ये दुविधा चल रही है, क्या मैं कंचे खरीद पाऊंगा? क्या दुकानदार मुझे कंचे दे देगा और या मुझे किसी को साथ लेकर जाना पड़ेगा? और हाँ, अगर खरीदने ही पड़े तो कितने पैसे के मुझे कंचे खरीदने होंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया। उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिणी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने ये दोहराया, यानी अप्पू अपनी दुनिया में खोया हुआ है और पूरी कक्षा मास्टर जी के साथ अभ्यास कार्य में लगी हुई है। अचानक अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने अप्पू से पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज के साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 रुपए में मिलेगा, 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला क्योंकि मास्टर जी जो पूछ रहे हैं जवाब तो वो दे रहा है, लेकिन मास्टर जी के हिसाब से नहीं देकर वह कंचों के हिसाब से दे रहा है और मास्टर जी उससे पूछ रहे हैं अपने अध्याय से जुड़ा हुआ, इसलिए यहाँ बातचीत का तालमेल नहीं बैठ रहा है। मास्टर जी भी उसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अप्पू भी लगातार उत्तर दिए जा रहा है, लेकिन दोनों में कहीं भी तालमेल नहीं है। वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए, यानी उसकी कल्पना में तो अभी भी वो हरी लकीर सफ़ेद वाले जो कंचे हैं लगातार आ रहे और जा रहे। तभी मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? क्योंकि अप्पू ने क्या बोला था कि उसे पैसे चाहिए, तो मास्टर जी ने पूछा किसके पैसे या कितने पैसे चाहिए। तो मास्टर जी ने सोचा ये रेलगाड़ी खरीदना चाहता है या कोई खिलौना खरीदना चाहता है। तो मास्टर जी ने पूछा क्या रेलगाड़ी के लिए पैसे चाहिए? तो उसने अनायास ही अपने ही भावों में खोए हुए सिर हिलाते हुए हाँ में उत्तर दे दिया।
बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करोगे। यानी फिर मास्टर जी ने समझाया कि हर कोई अपनी व्यक्तिगत रेलगाड़ी नहीं खरीद सकता, क्योंकि रेलगाड़ी कोई पैसों में नहीं आती है, और अगर हमने उसको खरीद भी लिया तो हम उससे करेंगे क्या। वह खेलेगा जॉर्ज के साथ, रेलगाड़ी नहीं कंचा। यानी अप्पू तो किसमें खोया हुआ है, कंचे के खेल में, और मास्टर जी किससे जुड़े हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, रेलगाड़ी वाले सबक से जुड़े हुए। तो यहाँ दोनों का तालमेल बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है। तभी चपरासी एक नोटिस लेकर आया और मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वो ऑफिस में जाकर जमा करा दो। यानी चपरासी क्या नोटिस लाया कि जो बच्चे फीस जमा कराना चाहते हैं वे ऑफिस में जाकर अपनी फीस जमा करा दो। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। यानी राजन को पता है अप्पू कौन सी मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, इसलिए उसको सावधान करते हुए उसकी छोटी सी चिकोटी काट कर वह आगे बढ़ जाता है। उसने पैर खींच लिया, यानी अप्पू ने अपना पैर खींच लिया। उससे याद आया, अरे उसे भी तो फीस जमा करानी है, पिताजी ने भी तो उसे 1.5 रुपये दिया है इसके लिए। यानी आज अप्पू भी अपनी फीस के पैसे लेकर आया, लेकिन वह तो कंचे के संसार में इतना खोया हुआ था कि उसे तो कुछ होश ही नहीं था कि उसके पास भी पिताजी के दिए हुए फीस के पैसे हैं जिसे उसे जमा कराने हैं। फिर उसने अपनी जेब को टटोला और देखा 1 रुपये का नोट और 50 पैसे के सिक्के उसके जेब में थे। फिर वह बेंच से नीचे उतरता है। किधर, मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे, यानी उसे होश आता है तो वह तुरंत नीचे उतरता है बेंच से। तो मास्टर जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उसके कंठ से खुशी की आवाज़ उठती है, मुझे भी फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच, यानी तुम्हें कोई फीस नहीं देनी है, अभी भी वापस बेंच के ऊपर चढ़ जाओ। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा। तब मास्टर जी ने उसे समझाते हुए कहा, क्या आगे से तुम कक्षा में पूर्णतः ध्यान दोगे। तो उसने कहा ध्यान दूंगा। फिर वह दफ्तर में गया, यानी ऑफिस में, दफ्तर यानी ऑफिस में गया, और दफ्तर में बाहर बहुत बड़ी भीड़ थी। बच्चों की एक लाइन बनी हुई थी जो फीस जमा करा रहे थे। तब क्लर्क बाबू ने कहा, बच्चों एक एक करके आओ। क्लर्क बाबू बता रहे थे और पहले मैं आया हूँ, इस हिसाब से वो बच्चे से फीस लेने लगे। मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस तरह की बातचीत वहाँ पर हो रही थी। यानी बच्चे फीस दे रहे थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, और बच्चे वे पैसे क्लर्क बाबू से ले रहे थे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बच्चे थे, यानी उसकी कक्षा के आधे से ज़्यादा बच्चों की फीस जमा हो गई थी। कुछ ही बच्चे वहाँ पर खड़े थे, लेकिन यहाँ पर भी अप्पू जो दूर खड़ा था उस लाइन से, सोच रहा था कंचे के बारे में, अपनी रंगीन कंचों की दुनिया के बारे में। क्या सोच रहा था, जॉर्ज को लेकर चलूं तो शायद दुकानदार दे देगा, शायद दे दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे। यानी अब भी वो फीस के बारे में नहीं सोचकर कंचे की दुनिया के बारे में ही बातचीत सोच रहा है। हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे, घंटी बजने पर फीस जमा किए बच्चे उधर से चले। यानी जैसे ही घंटी लगती है, जिन बच्चों ने फीस जमा करा दी थी वह वहाँ से रवाना हो गए। वह भी चला मानो नींद से जाकर चल रहा हो। अब उसने फीस जमा ही नहीं कराई और बिना जमा कराए वहाँ से वो चलने लग गया, और इस प्रकार चल रहा था मानो वह नींद से जगा हुआ हो अभी अभी। क्या सब फीस जमा कर चुके हैं, कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। यानी फिर वो उसी नींद की हालत में चलते हुए कक्षा में जाकर बैठ जाता है, और जब समय पूरा हो जाता है तो मास्टर जी पूछते हैं क्या सभी बच्चों ने अपनी अपनी फीस जमा करा दी, लेकिन अप्पू कोई उत्तर नहीं देता है। शाम को थोड़ी देर इधर उधर वह टहलता रहा, यानी घूमते रहा। लड़के गिल्ली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। यानी वह घूमते हुए क्या देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे गिल्ली मिट्टी में गड्ढे खोदकर वहाँ कंचे खेल रहे हैं, लेकिन वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। यानी फाटक पर लोहे की जो सलाखें लगी होती है उसे सींकचे बोलते हैं। सींकचे यानी लोहे की सलाखें। उसने उनको पकड़ रखा था और सड़क की तरफ देख रहा था। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार है, उसमें एक जार में पूरा सुंदर संसार है।
यानी आज पूरे सुबह से शाम तक उसका पूरा ध्यान कंचे की दुनिया में ही था। वह न तो कहीं और ध्यान लगा पा रहा था, न आसपास के बच्चों के साथ खेलने में उसका मन लग रहा था। बार बार वो सुंदर कंचों का संसार उसकी कल्पना में समाया हुआ उसे बेचैन किए जा रहा था। अब वो दुकान के सामने खड़ा था, लेकिन अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बस्ता कंधे पर लटकाए हुए चलने लगा, यानी अभी तक वो घर नहीं पहुंचा था। कल्पना के संसार में खोए हुए कभी इधर उधर भटक रहा था। शाम का समय भी हो चला था, लेकिन वह घर जाने की बजाय उसी दुकान के आसपास चक्कर लगा रहा था। बस्ता अभी भी उसके कंधे पर लटकाया हुआ था। फिर वह दुकान नजदीक आ रही थी। उसकी चाल बढ़ने लगी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया, यानी उसी दुकान के सामने जाकर वह खड़ा हो जाता है। दुकानदार अब उसको देखकर हंसने लगता है। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। यानी दुकानदार उस छोटे बच्चे को देखकर हंसने लग जाता है, तो वह ये समझता है शायद दुकानदार उसका ही इंतजार कर रहा था, इसलिए वह हंस रहा है। दुकानदार ने पूछा, कंचा चाहिए ना? उसने सिर हिलाया, हाँ मैं। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छा ये अच्छे कंचे हैं ना? अब वो दुकान से कंचे खरीद रहा है, पहली बार कोई चीज़ खरीद रहा है, तो उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए पूछा, अरे भाई ये कंचे तो अच्छे हैं ना? बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे, तुम्हें कितने चाहिए? दुकानदार ने कहा। कितने कंचे चाहिए, कितने चाहिए? कितने? जेब में हाथ डाला, 1 रुपया 50 पैसे हैं। अब दुकानदार ने पूछा, कंचे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें कितने रुपए के चाहिए? उसने वे निकाल कर देखा, यानी उसने फीस नहीं भराई थी स्कूल में, और वो फीस के जो रुपए थे 1 रुपया 50 पैसे, वो उनको निकाल कर देखता है। दुकानदार चौंकता है, इतने सारे पैसों के, यानी उस समय पैसों की बहुत वैल्यू थी और थोड़े पैसों में बहुत सारी चीज़ें आती थी। तो अप्पू के पास 1 रुपया 50 पैसे, जो कि उस समय 1 महीने की स्कूल की फीस हुआ करती थी, उसने वो स्कूल की फीस जमा नहीं कराई और वो सारे पैसे दुकानदार को दे देता है। तो दुकानदार चौंक जाता है, इतने सारे पैसों के कंचे लेकर क्या करोगे? फिर बोलता है, सबके दे दूं? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे, यानी कभी भी दुकानदार की दुकान से इतनी बड़ी रकम के पैसे से कंचे नहीं खरीदे गए थे। इतने कंचों की क्या जरूरत है? वह मैं नहीं बताऊंगा, हमारे अप्पू कहता है। दुकानदार बोलता है, इतने कंचों की क्या जरूरत है? लेकिन अप्पू कहता है, वो नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया, वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, ये उनके लिए खरीदने आया होगा। यानी दुकानदार क्या समझ गया, क्योंकि वह भी तो एक बचपन से ही यहाँ तक पहुँचा है, इसलिए उसे अपना बचपन याद आ जाता है। फिर उसने दुकानदार ने सोचा कि ये शायद अपने सभी साथियों के लिए खरीद रहा है, उनकी तरफ से ये अकेला ही चला आया है। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को नहीं बताना चाहता था। और अप्पू ने क्या मन में कर रखा था कि वो जो ये कंचे खरीद रहा है, ये बात वह जॉर्ज के अलावा किसी को नहीं बताएगा। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था, तो फिर कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। यानी दुकानदार ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कंचे खेलने आते हैं? कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था, यानी अप्पू एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, सिर्फ उसे देखे जा रहा था। फिर उसने हाथ फैलाया, किसके लिए? कि लाओ कंचे दे दो। तो उसकी इस हालत पर दुकानदार हंस पड़ता है और दुकानदार के साथ वह भी हंसने लग जाता है। कागज की पोटली छाती से चिपकाए हुए नीम के पेड़ों की छाव में चलने लगा। यानी अब उसके हाथ में क्या थे? वही कंचे, और कंचे भी थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा, और वो कागज की एक पोटली में बंद थे। उसने उन कंचों को अपनी छाती से लगा लिया और वह नीम के पेड़ों के नीचे छाव में चलने लगा। कंचे अब उसके थे, उसकी हथेली में थे। जब चाहे वह उनको बाहर निकाल कर देख सकता है और उनके साथ खेल सकता है। उसने पोटली को हिलाकर देखा, वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से कंचे को छूने का एहसास होता। यानी फिर वो इतने सारे कंचे लेने के बाद भी उसका मन नहीं भरा, और मन क्या कह रहा था, काश उससे वो दुकान वाला पूरा जार मिल जाता तो उसे कितना अच्छा लगता। एकाएक उसे शक हुआ, सब कंचों में लकीर होगी। फिर उसका जो बाल मन है वो ये देखता है, क्या मैं जो कंचे खरीद के लाया हूँ ये सभी सुंदर है, इन सब के अंदर लकीर है या नहीं है? इसलिए उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया।
बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली, सारे कंचे बिखर गए, वे भी सड़क के बीचों बीच, और पूरे के पूरे इधर उधर छितर गए। क्षण भर शक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। यानी कुछ देर तो उसे समझ में नहीं आया वो क्या करे। फिर धीरे धीरे वह नीचे बैठ जाता है, उन्हें चुनने लग जाता है। अब कंचे बहुत ज़्यादा थे, उसकी हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। फिर हथेली भरने के बाद वो सोचने लगा कि अब मैं ये कंचे कहाँ रखूं। फिर उसका ध्यान आता है तो उसने अपने बस्ते में से जो स्लेट थी वो बाहर निकाल दी, किताबें भी बाहर निकाल दी, और जो कंचे थे जो हाथ में इकट्ठे हो रहे थे उन्हें वो बैग में भरने लगा। 1 2 3 4 तभी एक कार सड़क पर आकर उसके सामने ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मगन था। यानी वह सड़क के बीचों बीच में बैठा हुआ और कंचे चुन रहा था, उसे कोई होश नहीं था। अचानक एक कार आती है और उसके सामने एकदम से आकर ब्रेक लगाती है, लेकिन उससे कुछ भी आभास नहीं हुआ कि मेरे सामने कोई गाड़ी भी आ गई है। ड्राइवर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा कि वह लड़का क्या कर रहा है। जो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति था, उससे वह देख कर ड्राइवर ने उस छोटे बच्चे को सड़क पर उस हालत में देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इच्छा हुई कि उससे वो मारे, लेकिन उसने बाहर झांक कर देखा कि ये लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। फिर ड्राइवर ने हॉर्न की आवाज़ दी तो अप्पू ने अपना सिर ऊपर करार उससे देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर एक ड्राइवर है। उसने सोचा क्या कंचे उससे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मजा ले रहा है। अब यहाँ पर ड्राइवर तो क्या सोच रहा है कि मेरे रास्ते में ये बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा है। लेकिन अप्पू का मन तो अब भी कल्पना में था कंचों के, इसलिए उसने क्या सोचा, शायद ड्राइवर को भी ये कंचे अच्छे लग रहे हैं, वो भी इनको देखना चाहता है, इसलिए शायद ये या रुक कर मेरे सुंदर कंचों को निहार रहा है या मजा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसने उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छे हैं ना। यानी अप्पू अब क्या कर रहा है, बाल सुलभ क्रियाएं क्या कर रहा है कि उस ड्राइवर की उस हरकत को देखकर, गुस्से वाली नज़र को देखकर भी वो डरता नहीं है। वो क्या समझता है कि शायद ये भी मेरे कंचे देखना चाहता है, इसलिए उसने एक जमीन से कंचा उठाया और ड्राइवर को दिखाते हुए कहा, अच्छे हैं ना मेरे कंचे। ड्राइवर का गुस्सा भी हवा हो गया, यानी दूर हो गया एक बच्चे की सुंदर हरकतें देखकर, और वो भी हंस पड़ता है। फिर बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए हुए घर आया। यानी बस्ते में तो उसने क्या डाल रखा है, कंचे, और स्लेट और किताबें जो है, पेंसिल, वह उसने बाहर ले रखी है, हाथ में पकड़ रखी है, और उनको उसने छाती से चिपका रखा है। और इसी मस्त चाल में चलता हुआ अप्पू घर की ओर आ जाता है। उसकी माँ शाम की चाय तैयार करके उसका ही रास्ता रहा, यानी रास्ता देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। यानी शाम को 4 बजे के आसपास जब वह घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसकी चाय पर इंतजार कर रही थी, और जैसे ही वह घर पहुंचता है तो उसके हाथ में जो किताबें पकड़ी हुई थी उनको बाहर रखी हुई कुर्सियों पर फेंकता है और दौड़कर माँ के गले लग जाता है। उसे लौटने में देर होती देख माँ घबरा रही थी। यानी वो काफ़ी देरी से घर आया है, इसलिए उसकी माँ घबरा रही थी। उसने बस्ता जोर से हिलाया और दिखाया। अरे ये क्या, माँ ने पूछा। यानी अब उसने बस्ता जो पकड़ रखा था उसको हिलाता है और अपनी माँ को दिखाता है। माँ माँ पूछती, अरे ये क्या है। अप्पू कहता है, मैं नहीं बताऊंगा। तो माँ कहती, मुझे नहीं कहेगा। कहूँगा, पर आप अपनी आंखें बंद कर लो। माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3, यानी फिर बोला कि अब आपको काउंटिंग बोलनी है। तो माँ ने बोला 1 2 3। फिर माँ ने आंखें खोल कर देखी तो बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह तो कुछ हैरान हुई। यानी जब माँ ने आंखें खोली तो बस्ते में किताबों की बजाय कंचे ही कंचे भरे हुए थे। माँ हैरान हो जाती है, पूछती है, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया। खरीदे हैं पैसे से। पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। यानी फिर अप्पू ने क्या बोला कि दोपहर को पापा ने जो पैसे दिए, यानी पापा की फोटो लगी हुई थी सामने दीवार पर, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, पापा ने जो सुबह मुझे दिए थे ना फीस के लिए, मैं उन्हीं पैसों से कंचे खरीद लाया।
माँ ने तो दांतों तले अंगुली दबाई। तो यहाँ भी एक मुहावरा है जिसे दांतों तले अंगुली दबाना यानी आश्चर्य करना। क्या हुआ आश्चर्य माँ को? फीस के पैसे से तूने कंचे खरीद लिए, वो भी इतने सारे कंचे क्यों खरीदे? आखिर खेलोगे किसके साथ? इस घर में सिर्फ तुम ही हो। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन मगर। यानी यहाँ माँ की पलकें भीग गई थी। पलकें यानी आंखें भीग गई थी। क्यों? क्योंकि अपू की एक छोटी बहन भी थी जो उसके बाद पैदा हुई थी, लेकिन वो किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है और वो याद आते ही माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए माँ कहती है तुम इतने कंचों से क्या करोगे, क्योंकि घर में तो तुम एक ही हो, तुम्हारे साथ कौन खेलने वाला है, इसलिए इतने सारे कंचों का क्या करोगे। और इसी के साथ माँ की आंखें भीग जाती है। उसकी माँ रो रही थी। अपू नहीं जान सका कि माँ क्यों रही है। क्या कंचे खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर यानी अपू अभी इतना बड़ा नहीं था कि माँ के दर्द को समझ सके और माँ के रोने का कारण जान सके, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा बच्चा था। उसके लिए तो छोटी छोटी खुशियाँ ही पूरी थी। और वो ये फिर उसने सोचा शायद माँ मेरे कंचे खरीदने से रो रही है। पर ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि माँ उसे कभी नहीं डांटती थी। उसकी बहन की मृत्यु के बाद वो उनका लाडला था, इसलिए वे उसे बहुत प्यार करती थी, कभी नहीं डांटती थी। इसलिए अप्पू को अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि माँ क्यों रो रही है। क्या उसके कंचा खरीदने से? लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फिर माँ के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि वह रो रही है? उसकी आंखों के सामने फिर वो बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वह सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे पसंद नहीं आए। यानी फिर वो अपनी कल्पना में क्या सोचता है, वो बूढ़ा दुकानदार भी उसकी आंखों में आ जाता है, कार का ड्राइवर कि वो भी उसके कंचों को देखकर कितने खुश हो रहे थे। लेकिन एक माँ ही ऐसी है जो कंचों को देखकर खुश नहीं हो रही है। क्या माँ को कंचे पसंद नहीं आए? क्योंकि छोटा बच्चा यही बात सोच सकता है। फिर सोचता है शायद मेरे कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना? यानी अपनी माँ से क्या बोलता है कि माँ मेरे कंचे अच्छे नहीं है ना, इसलिए आप रो रही हो। फिर माँ कहती है नहीं, कंचे तो बहुत अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना। हाँ बहुत अच्छे लगते हैं। माँ उसकी बातों में लेती है, उसके साथ हंसती है। तो फिर अप्पू भी हंस पड़ता है। उसकी माँ भी हंसने लग जाती है। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। यानी माँ अपने दर्द में रो रही थी, लेकिन बच्चा छोटा होने के कारण उनका दर्द समझ नहीं पा रहा था। तो उसकी कल्पना में शायद ये बात आ गई कि मेरी माँ कंचों को देखकर खुश नहीं हुई है, इसलिए शायद रो रही है। फिर वह उनसे पूछता है क्या मेरे कंचे अच्छे हैं या बुरे हैं? तो माँ समझाती है नहीं, कंचे बहुत अच्छे हैं। और फिर वह उसे प्यार करती है। तो अपू भी अपनी माँ से प्यार करता है। इस प्रकार एक सुंदर रचना है जो एक छोटे बच्चे की क्रियाओं को, बाल सुलभ क्रियाओं को बहुत सुंदर से या वात्सल्य रस में डुबोते हुए कवि लेखक के द्वारा लिखी गई है। वात्सल्य रस में डूबी हुई माँ और बेटे की और छोटे बच्चे की क्रियाओं से जुड़ी हुई। अब ये कहानी आपको कैसी लगी? क्योंकि ये बच्चों की क्रियाओं से जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी लगी ना? तो इसको दोबारा पढ़ें और इसमें आई कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।